नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और भारतीय बाजारों के अंदर एक एक करके, एक के बाद एक अनिश्चितता की जो चीजें हैं वो आती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। सो इस अनिश्चितता के माहौल में किस तरह की सिचुएशंस हैं, कैसे आप बाजार को रीड करें, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे हमारे साथ आज एक और खास मेहमान मौजूद हैं। सुनील सुब्रमण्यम सर मौजूद हैं, जिनसे हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं ऐसी अनसर्टेनिटी के टाइम पर। सुनील सर, हाँ जी। पहली अनसर्टेनिटी थी जब एफआईएस बेच रहे थे। जहां एक बार एफआईएस ने बेचना बंद किया, थोड़ी सिचुएशन लगा स्टेबल हो गई है मार्केट में, वहां टैरिफ वॉर शुरू हो गया। जहां टैरिफ वॉर को लेकर थोड़ा सा संतुलन बनना शुरू हुआ, वहां टैरिफ हट गया और वापस वॉर जैसी सिचुएशन शुरू हो रही है। सो ऐसे जो एक के बाद एक इवेंट्स आ रहे हैं, क्या ये हम्म। मार्केट को बॉटम आउट की तरफ लेकर जा रहे हैं, या एक्चुअल में अभी थोड़ा दूर रहने का समय है, अवॉइड करो मार्केट को कुछ समय के लिए, अभी बाकी चीजों पर फोकस करो, लौट के आएंगे वापस यहाँ पर। क्या करें मार्केट में इस समय? मैं कहूंगा कि अब मार्केट में एंटर आने का वक्त आ गया है। स्टैगर्ड तरीके से करना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी कुछ दिन के लिए रहेगी। मगर अगर आप आज से कुछ 3 महीने 6 महीने से दूर एक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में ही ये सब चीज आपको, ये 90 डेज खत्म होगा या फिर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेगा, ये सब नियर टर्म में एक रिस्क फैक्टर्स है जो मार्केट को एकदम एक बुल फेस में जाने से प्रिवेंट कर रही है। ठीक है। मगर अंडरलाइंग टेंडर आप देखें तो फर्स्ट थिंग आप देखें तो क्या है इंडिया के फेवर में। तो पहली चीज है जो इकोनॉमिक डेटा इस हफ्ते आई है ना, उसमें जीएसटी कलेक्शन का तो आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त है। यानी कि इकोनॉमी जब अच्छी चल रही है, फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी, तभी आपको जीएसटी के कलेक्शन बढ़ेंगे। तो एक वो एक नेगेटिविटी था कि जीडीपी के आंकड़े नीचे आ गए, ये अर्निंग्स ग्रोथ ठीक नहीं थी। तो ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले जो तिमाहियां हैं वहां पे आपको इसका इफेक्ट जीडीपी पे भी और ईपीएस ग्रोथ पे भी दिखेगा। तो मेरा एक सीक्वेंशियली पॉजिटिव, अभी मार्केट क्या उम्मीद रखे उसको देखते वो बात अलग है, मगर एटलीस्ट सीक्वेंशियली मुझे जीडीपी और ईपीएस एक पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहे हैं। दैट्स नंबर वन। सेकेंड, ये आपने कहा ये टैरिफ वॉर की अनसर्टेनिटी है, मगर उस अनसर्टेनिटी के अंदर भारत के लिए अच्छी चीजें सामने उभर के आ रही है। क्या है वो? एक है कि डॉलर का स्ट्रेंथनिंग जो 109 तक डीएक्सवाई को लेके गया था, वो अभी हटकर अभी 100 के नीचे आ गई है। यानी करीबन 10% डॉलर वीकन हो गई है रिलेटिव टू ऑल अदर कंट्रीज। इसलिए रुपी पे भी आपने देखा कि करीबन बहुत 3-4 मंथ्स का हाई में तो रुपी भी पहुंचा था। तो ये रुपी की स्ट्रेंथ की बात नहीं है, डॉलर की वीकनेस के कारण जो एफआईआईएस अमेरिका बेस्ड एफआईआईएस है वो बाहर जब निवेश करते हैं उनको सबसे बड़ा डर होता है कि डॉलर स्ट्रेंथन होगी तो हमें नुकसान होगा, डॉलर डॉलर वीकन होगी तो उनको मुनाफा मिलेगा। तो अगर एक वीकनिंग ट्रेंड डॉलर के लिए है तो इमर्जिंग मार्केट में एफआई फ्लोज जाने के लिए अच्छी खबर है। दैट्स टैरिफ वॉर के कारण। सेकेंड, यूएस में हार्ड रिसेशन तो नहीं होगा, सॉफ्ट रिसेशन भी हो गया तो एक ना एक दिन एक रेट कट तो आना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अमेरिका के पास क्वांटिटेटिव ईजिंग, लिक्विडिटी और रेट कट, ये दो ही उनके पास टूल्स है जो इस्तेमाल करेंगे। तो जरूर मेरे ख्याल में ये स्लो डाउन टैरिफ के कारण जो हो रहा है उसके कारण एक ना एक दिन रेट कट होगा, चाहे वो 3 महीने में बाद हो 6 महीने बाद हो। बट आउटलुक क्या है कि एक डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट का वो सपोर्ट करती है डॉलर की वीकनिंग को। मगर मोर इंपॉर्टेंटली जो हेज फंड होते हैं ना, जो उधर बोरो करते हैं बैंक से और फिर निवेश करते हैं, उनके लिए फ्लोटिंग रेट बोरिंग में एक डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट में और भी एक बाहर में निवेश करने के लिए एक पॉजिटिविटी आती है। पर ये सब छोड़िए, ये सबसे इंडिया स्पेसिफिक एक जो बात हुआ है वो है वर्ल्ड की स्लोडाउन के कारण आपको तेल की दाम में गिरावट। आज आपको ब्रेंट क्रूड 60, 61, 59 ऐसे लेवल पे ट्रेड हो रही है, तो 60 लेके चले तो 75 के लेवल से $15 की जो गिरावट है वो इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूंगा, क्योंकि 90% के करीब हम इंपोर्ट करते हैं तेल। और बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, पेंट से लेकर टायर से लेकर ऑटोमोबाइल से लेकर एयरलाइंस से लेकर, जो कि पेट्रोकेमिकल इनपुट्स को अपना रॉ मटेरियल मानते हैं। तो ये गिरावट तेल के दाम में उनकी ना ही उनकी ईपीएस को सपोर्ट करेगी, मगर गवर्नमेंट के लिए भी फिस्कल तौर पर ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी है। और इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम होगा, तो आरबीआई का रेट कट का चांसेस भी इसके कारण थोड़ी बढ़ती है।
तो मेरे ख्याल में ये एक तेल की दाम में जो गिरावट आई है वो एफआईएस को इंडिया की ओर दिशा दिखा रही है। इसीलिए आपने देखा कि अप्रैल महीने में ही पिछले 10-12 दिन में 35,000 करोड़ एफआईएस ने निवेश किया है। तो बात बहुत नेगेटिव सी है टैरिफ, मगर उसमें इंडिया के लिए पॉजिटिव बन के आ रहे हैं। अभी पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्या है, किसके हाथ में है, क्योंकि एफआईएस की तो वापसी शुरू होगी धीरे धीरे। डीआईएस जो है वो अभी भी सोच समझ कर ही निवेश कर रहे हैं और पूरा पैसा नहीं डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के पास ढेर सारा कैश है, मगर वो जो इमीडिएट फ्यूचर है वो है अर्निंग सीजन की, अर्निंग सीजन भी नहीं, अर्निंग्स गाइडेंस की। तो वहां पे अभी तक मिक्सड है, क्योंकि सब लोग गाइडेंस में भी वो टैरिफ का उनके मन में है, तो सभी कंपनियां भी आउटलुक इतना पॉजिटिव नहीं दे रही है। तो इसीलिए हर फंड मैनेजर को अब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है कि कंपनी जो कह रही है उसको छोड़िए, अगर टैरिफ की स्थिति से इंडिया बाहर आ सकता है तो क्या ये कंपनी या सेक्टर की आउटलुक कैसे रहेगी, अपने आप मेहनत करके उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एक क्लैरिटी आती है, और उसमें और भी 2-3 हफ्ते लग जाएं, क्योंकि ये हर सेक्टर में हर कंपनी का भी अनुमान नहीं आया है, मे बी 50-60% हर सेक्टर में आ जाती है, तो एक सेक्टर के बारे में आउटलुक फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जब आ जाएगी तो मेरे ख्याल में, क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ वॉर की भी बात करें डायरेक्टली अभी, तो ट्रंप जी ने भी कहा है ना कि क्या, कि इंडिया के साथ बातचीत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की अच्छी चल रही है। तो सुनिए, एक ना एक दिन, अभी थोड़ी टाइम तो लगेगी उसमें, 1 महीना तो देंगे उसके लिए, मगर जब बीटीए साइन होता है तो टैरिफ से राहत मिलेगी जो भी प्रोडक्ट्स बीटीए के अंदर कवर होते हैं। तो ये सब कंपनियां जो अपने जो गाइडेंस दे रहे हैं ना, वो जी एक नेगेटिव अप्रोच से दे रहे हैं, मगर जैसे बीटीए साइन होता है वो पॉजिटिव आती है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में अर्निंग जो एक्चुअल आएगी अगली तिमाही में, वो इस प्रिडिक्शन से, जो एक्सपेक्टेशन उससे बेहतर आ सकती है। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर जब घुसेंगे मार्केट में तो मार्केट और भी बढ़ सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब खरीदने का वक्त है डोमेस्टिक निवेशकों को। क्या है, स्टॉक चुनना, सेक्टर चुनना, ये इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के तौर पर आप निवेश करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि फंड मैनेजर को जानकारी रिटेल से पहले आ जाती है कि जी। क्या, कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है। तो इस हालत में डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना, अनलेस आपकी जिगर बहुत स्ट्रांग हो, तो नहीं सर, एक बात बताओ, आपने पूरे डिस्कशन में एक बार भी कंसर्न नहीं दिखाया है इंडिया पाक वॉर को लेके। ट्रेड वॉर पे तो हाँ एग्री करते हैं, लेकिन आपने इसको, इंडिया पाक को आपने नहीं कहीं कंसीडर किया। सो क्या ये सिचुएशन इतनी सीरियस है नहीं जितना इस समय बाकी, क्योंकि आप न्यूज चैनल देखने बैठो तो ऐसा लगता है बस किसी मिनट हम वॉर ऊपर प्लेन निकलेगा और एक आध दो मिसाइल गिर जाएंगे, और बाजार देखो तो वो अपनी सिचुएशन अलग तरीके से चला रहा है। सो आप किस साइड पर बैठे हो? आपको लग रहा है कि ये होगा या नहीं होगा? होगा तो हम नहीं। किस तरह की सिचुएशन में होंगे? क्या उस इंटेंसिटी का होगा जो कारगिल में कभी हुआ, या उससे भी बड़ा होगा? सो ये क्या सिचुएशन हम एसर्टेन कर रहे हैं अभी? देखिए, मैं मानता हूं कि ये बात मिलिट्री वॉरफेयर की ओर बढ़ेगी नहीं। शायद एक सर्जिकल स्ट्राइक से जाके एक आध टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप या हाइडआउट पे जाके करे। क्योंकि बात आज कैसी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कारगिल में पाकिस्तान ने हमला किया था, वो भले ही उन्होंने एडमिट नहीं किया, वो एक फुल फ्लेज्ड फ्रंटल वॉर था, राइट। मगर ऐसे पहले जो अटैक्स हुए थे, उरी में हुए थे या पठानकोट में हुए थे, जो भी हुआ था, तो हमने जो एक टैक्टिकल वेरी कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स दी था, उसके कारण पाकिस्तान ने भी कुछ काउंटर नहीं करने, उतना सीरियस नहीं था कि वो काउंटर अटैक करे और वॉर के अंदर घुस जाए। तो सेकंड बात क्या है ना, कि आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो फुल फ्लेज वॉर में घुस जाए। तो वो भी एक बैकरूम डिप्लोमेसी में चाइना के साथ करके वॉर को अवॉइड करने की ही कोशिश कर रही है। वो छोड़िए, हमारी स्थिति भी सोचिए ना, कि हो गया जो होना था कांड, अब करारा जवाब हमने दिया इकोनॉमिकली थ्रू वाटर को ये बंद करा के, एयर स्पेस को बंद करा के, वो सब करा दिया। अब एक छोटी सी मिलिट्री एक्शन तो जरूर होगी, क्योंकि अपने देश की वासियों में ना तो नेचुरली एक खून उबल रहा है कि कुछ करने चाहिए। तो इसमें फुल फ्लेज्ड वॉर की बहुत बहुत लिमिटेड चांसेस है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को इकोनॉमिकली आज जो नई एक, अगेन मैं ट्रेड वॉर के ऊपर आता हूं, क्योंकि वो नई जो एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रही है, हम यूएस के करीब आ रहे हैं।
क्वाड में देखो, हम चाइना के अपोज, यानी रशिया चाइना एक कैंप में है और इंडिया यूएस एक कैंप में हो गए। इंडिया का रशिया का अलग एक रिलेशनशिप है, वो कायम रहेगी। मगर हम जितना ही एंटी चाइना का स्टांस को यूएस के साथ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके लिए अब यूएस से भी दबाव होगा कि आप वो वॉर वॉर में घुसे मत, ताकि फिर एवरीथिंग विल गेट स्पॉइल्ड। तो यूएस जो बातचीत कर रही है हमारे साथ, वो इसीलिए कर रही है कि आप डायरेक्ट फ्रंटल वॉर अटैक में मत घुसो। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी सुनेंगी, ये प्रैग्मेटिक रियलिटी है। जरूर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगी और मिलिट्री भी हो सकता है, बट नॉट अ फुल फ्लेज वॉर। तो पिछली बार जब हुआ था ना, मार्केट के रिएक्शन देखिए उतना नहीं हुआ था कि एक उरी के टाइम में जो हुआ था या बालकोट के टाइम में जब हुआ था, क्या मार्केट ने उतना रिएक्शन था? क्योंकि क्या होता है ना कि बात हो गई है, अब अनसर्टेनिटी उतनी नहीं है। इंडिया वर्ड्स को स्ट्रांग इस्तेमाल कर रही है और इकोनॉमिकली जो भी करना चाहिए करेंगी, वो बिल्कुल करेगी, स्ट्रांग एक्शंस लेगी। बट ये फुल फ्लेज फ्रंटल इंडो पाक वॉर, बॉर्डर पे जाके हमला, मैं नहीं मानता हूं कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और शायद ये मैं कहने से कुछ लोग नाराज होंगे, क्यों ऐसे कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना चाहिए, मगर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन को समझना चाहिए। और इससे अगर इंडिया इंटरनेशनली अपना एक डिप्लोमेटिक इसको स्ट्रेंथन करती है, देखिए इसराइल जैसी छोटी देश वो इजीली अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम बड़े देश हैं, हम हमारा इंडिपेंडेंस है, हम एक मेच्योरिटी से बिहेव करना चाहिए। तो जरूर वही मैं कह रहा हूँ, ये एक कैलकुलेटेड थॉट प्रोसेस के साथ हम कुछ करेंगे, मगर वो ऐसा नहीं होगा कि एक फुल फ्लेज वॉर में दोनों साइड को नुकसान होगा और ये होगा, उतना अलाउ नहीं करेंगे। हमारे जो भी कहता हम जिसे हम सुनते हैं, जैसे अमेरिका देश है देश और ब्रिटेन जैसे देश, जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, अभी जयशंकर जी भी सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो सिंपल टू समराइज सुमित, मैं कहूंगा कि हम स्ट्रॉन्ग एंटी टेररिस्ट एक्शन लेंगे, which may not necessarily be anti-Pakistan. ओके, एक चीज और सर इसमें, क्योंकि जब वो मैं लास्ट टाइम जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई थी, तब इंडियन मार्केट इतनी मैच्योर भी नहीं थे पहला, और इंडियन इन्वेस्टर्स भी इतने सारे मार्केट में नहीं थे 1999 में और आज में एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। आज अब 26 साल बाद उस तरह की सिचुएशन दोबारा अराइज होते हुए देख रहे हो। सो आज 18 करोड़ डीमैट अकाउंट है, आज एसआईपी में 26-27 हजार करोड़ का एवरेज पैसा आता है। और अब रिटेल निवेशक ना पैनिक भी ज्यादा जल्दी होंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका इस बाजार के अंदर आ चुका है जो कोविड के बाद एक और बड़ा इवेंट देखने जा रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या सिचुएशन इतनी पैनिक नहीं है जितनी रिटेल निवेशक ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ये पैनिक स्टेट आपको मतलब बाजार को तैयार कर रहा है 25,000 27,000 की तरफ ले जाने के लिए वापस। देखिए वो पहली बात मैं कहूंगा कि यस, रिटेल निवेशक ने अभी खाली इंडो पाक वॉर की मत बात कीजिए, पहले जो रशिया यूक्रेन वॉर की बात आई थी, वो सब चीज, इसराइल हमास की लड़ाई, तभी भी ज्यादा रिएक्शन नहीं था। तो नहीं, ये जो इन्वेस्टर्स है, फर्स्ट थिंग इज मोस्ट नए इन्वेस्टर जो इक्विटीज में आते हैं, उनकी बात मुझे पता नहीं है क्या वो तो सट्टेबाजी की तरह खेल रहे हैं, तो शॉर्ट करेंगे करेंगे, जो भी कोशिश करेंगे वो अलग है। मगर म्यूचुअल फंड में जो भी निवेशक हैं, ज्यादातर एसआईपी रूट के थ्रू आए हैं। तो वो जब एसआईपी को शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हो गया झटका तो एसआईपी को बंद करते हैं, इतना नहीं है। जो भी एसआईपी की बंद करने की जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो डायरेक्ट एसआईपी वाले जो करते हैं ना, नॉट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट थ्रू अ बैंक डिस्ट्रीब्यूटर और थ्रू अ आईएफए, वो ही ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि एसआईपी के रूट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी ने उनको अंदर लाए हैं, तो हर फॉल का इम्पैक्ट उनके पोर्टफोलियो में उतना नहीं दिखता है। और एक लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का स्टोरी और रुपए कॉस्ट एवरेजिंग की स्टोरी भी उनको पार्ट बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल में एक वो रेजिलियंस है। मगर दूसरी बात क्या है कि डीआईआईएस ने भी बहुत सोच समझ के यहाँ पे नई पैनिक करके अपनी जो डिसीजंस लिया है, कैश में मूव किया है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। जब ये आप मार्केट की करेक्शन को देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में उतना करेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सही वक्त पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने क्या किया, कैश बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। तो वॉलेटाइल मार्केट में उन्होंने कैश को रेज करके अपने एनएवीज में उतना इंपैक्ट नहीं देने दिया। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू जो भी रिटेल निवेशक हैं, उनके लिए उतना ये वॉलेटिलिटी महसूस नहीं हुआ है। ओके, वो दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहूंगा कि
जो एफआईआईएस ने भी सितंबर से मार्च तक बेचा और उन्हें देखा कि मार्केट में उतना करेक्शन नहीं आया जितना इतना भारी सेलिंग से आना था। तो जो अभी एफआईआईएस को भी महसूस हो रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी टिके रहेंगे, वो जल्दबाजी में निकलेंगे नहीं, तो वो इसलिए उनको भी कॉन्फिडेंस है हमारे मार्केट में निवेश करने के लिए। तो एंड फाइनली जो भी अनसर्टेनिटी आप कह रहे हैं, अगर इतनी अनसर्टेनिटी का माहौल फंड मैनेजर के मन में होता तो ये इतना एफआईआईएस की 35,000 करोड़ की पिछले 10 दिन में वापसी कैसे होती? इंडो पाक वॉर तो सामने है ना, जो आप कह रहे हैं, फिर भी एफआईआईएस क्यों निवेश कर रहे हैं हमारे देश में? क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया ऐसी नहीं है एक कोई जो कहते हैं ना जिस तरह के स्टेट, एक मिलिट्री स्टेट या एक डिस्पोट स्टेट या कोई लीडर के विम्स एंड फैंसीज पे चलती नहीं। हम एक डेमोक्रेसी है, हमने अपोजिशन को भी इन्वॉल्व किया, पूरी जानकारी उनको भी दी। तो वी विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बट नॉट इन अ हेस्टी मैनर, जल्दबाजी करके नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंस एफआईआई के फंड मैनेजर को भी है। तो वही मैं कह रहा हूं। तो ये दोनों, और आज आंकड़े भी आए थे, आपने देखा क्या एस इक्विटी की आंकड़े कि फाइनली मार्च एंड के डेटा में टोटल डीआईआई शेयर हैज बीटन द एफआईआई शेयर। हाँ जी, हिस्टोरिकली प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम ये हुआ है 20 सालों बाद। तो एक चीज और सर, आपको पूछना था कि क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब में और अब में, क्या आप बाजार के वैल्यू को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर कंफर्टेबल साइड पर हो, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप? क्योंकि लार्ज कैप तो पिछली बार भी कंफर्टेबल था और वहां से थोड़ा चल भी चुका है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप क्या वो कंफर्ट दे रहा है जहां पर एंटर किया जाए? एक हिस्सा तो ये है सवाल का। दूसरा हिस्सा, अगर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जाया जाए तो आप कहां सेग्रीगेट करोगे? पिछली बार बैंक फाइनेंशियल बात हुई, वो ऑलरेडी भाग गए। सो अब आपको कहां लग रहा है कि हाँ ये जगह वैल्यू है, अभी भी मतलब डिटरमाइन किया जा सकता है एंटर करने के लिए? तो मैं पहली सवाल का जवाब कि अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ी एक्सेसिवली वैल्यूड ही है। ओके, रिलेटिव टू बोथ, रिलेटिव टू लार्ज कैप और रिलेटिव टू उसकी ओन हिस्ट्री, लॉन्ग टर्म एवरेज की जो है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। मगर अब ये ओवर वैल्यूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बात हम कंपेयर कर रहे हैं लार्ज कैप से, हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री से। अगर ये माना जाए कि फ्यूचर की ग्रोथ बहुत बेहतर होने वाली है तो ये वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो पॉइंट क्या है, क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशन भी उतनी सस्ती नहीं है अभी, वो भी सोच लीजिए। क्योंकि हमने देखा कि लॉन्ग टर्म जो इंडिया का एक प्रीमियम होता था इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ, वो 62% के लेवल पे है। वो करीबन 90-100% तक चला गया था लास्ट सितंबर अक्टूबर। अब वो 75% प्रीमियम में है इंडिया कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट। तो उधर भी अभी 10-12% का एक ओवर वैल्यूएशन कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो लार्ज कैप भी पूरे सस्ते नहीं है, रीजनेबल टेरिटरी में है। तो उसके हिसाब से अगर हम मिड कैप को कंपेयर करें, नेचुरली वो दिखता है। मगर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी मिड कैप में, दूसरी बात जो आपने अभी नहीं कही कि मैंने नहीं कहा, सॉरी आपको मैंने दोष नहीं कर रहा हूं, कि मैंने कहा कि मिड कैप की वैल्यूएशन एक तरफ आप हिस्टोरिकल से कंपेयर करते हैं, लार्ज कैप से करते हैं, बट तीसरी बात क्या है कि मिड कैप की वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी पी के बदले में पीजी एक रेशो होता है, पी बाई ग्रोथ, यानी वो ग्रोथ रेट को, क्यों वहां पे क्यों इनको ओवर वैल्यू लगा मार्केट को? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े नीचे आ गए, ईपीएस ग्रोथ के आंकड़े नीचे रहे। तो हर फंड मैनेजर के मन में यह आ गया कि ये जो एक्सेसिव ग्रोथ रेट हम मिड कैप और स्मॉल कैप से उम्मीद कर रहे थे, अगर इकोनॉमी एक स्लो डाउन में जा रही है तो क्या वो जस्टिफाइड है? तो रियल ओवर वैल्यूएशन वहां पे था। तो अब उसमें सुधार आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने जीएसटी का नंबर आपने देखा, बहुत बढ़िया 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन अप्रैल। ओके, सेकंड मैंने कहा कि ये ऑयल रिलेटेड इनपुट्स का इंपैक्ट पूरी मार्केट में, ब्रॉड मार्केट में मिलेगा, बिकॉज सभी कंपनियां यूज करती हैं पेट्रोल रिलेटेड, सो सभी के ईपीएस में वो एक पॉजिटिव फैक्टर आएगी। तीसरी बात है वो जो 1 लाख करोड़ का जो टैक्स में राहत दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, अब वो इस महीने अप्रैल महीने की तनख्वाह में से उनको दिखना लगेगी कि मेरी टैक्स की कटौती कम हो रही है, थोड़ा पैसा हाथ में है। तो वो एक बात। उसके साथ दूसरी बात है, 2 रेट कट आरबीआई ने कर लिया, मगर अभी इंटरनेशनल माहौल देखें तो ग्रोथ के ऊपर एक टेंशन है। और सेकंड, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी ऑयल के कारण कम हो रही है, फूड की इन्फ्लेशन भी स्टडी है, इन्फ्लेशन के आंकड़े भी देखे अपने। तो शायद अगले इसमें एक और रेट कट की भी एक आशा हो सकती है। तो इस माहौल में अगर रेट कट होता है और ईएमआई घटते हैं, पर पिछले रेट कट का भी ऑलरेडी देखा आपने कि वो दोनों डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट में थोड़ी कट होती मोस्ट बैंक्स ने कर लिया है। तो
एक कंजम्पशन का बूम, जहां पे मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा होते हैं। खाली कंजम्पशन के अंदर एक डिस्क्रिशनरी होता है, एक स्टेपल्स होती है। अभी स्टेपल्स देखें एफएमसीजी की तरह, वो लार्ज कैप में है ज्यादा, मगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाले कंपनियां ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में है। तो ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं ना, कि ऑयल रिलेटेड कॉस्ट कमिंग डाउन, रेट कट का बेनिफिट, फिर अपनी जो इन्फ्लेशन कम होने से आपकी पॉकेट में उतनी पैसा ज्यादा आती है, तो ये सब मिलाकर मुझे एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे आने वाले दिन में एक अच्छी, नॉट ओनली टॉप लाइन ग्रोथ एज ए डिमांड, बट बॉटम लाइन यानी बीपीएस में भी, बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट रिडक्शन दिख रही है। तो मेरा फोकस बैंकिंग, आपने जैसे अपन कहा चला है, वो भी रेट कट का पॉजिटिविटी बैंकिंग में भी आ सकता है वो तो, मगर क्या है, क्योंकि चल गया है थोड़ा, आज बैंकिंग में निवेश करने से आपको एक लंबा टाइम फ्रेम देख कर करना पड़ेगा। 1 साल 1.5 साल नहीं रखना है मन में, 3 साल 5 साल रखना है। पर बैंकिंग अभी भी एक गुड पिक है मेरे ख्याल में। और खाली बैंकिंग नहीं, पूरी बीएफएसआई, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और सेविंग साइड के ब्रोकिंग कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ये सब बेनिफिशियरी होंगे ये 1 लाख करोड़ का। तो मेरा मानना है कि बीएफएसआई अभी भी गुड है, मगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के लिए बहुत से पॉजिटिव इमर्ज हो गई है। और वहां पर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज शायद अपने जो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन है ईपीएस के, उसको पार कर सकेगी, तो ये वैल्यूएशन सही लगेंगे। मगर वो आने वाले दिन के अर्निंग्स आने के बाद ही हम कह सकते हैं कि यस, ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड था, महंगी नहीं थी। तो जब वो अर्निंग्स आ जाएंगे तब लगेगा। मगर सेम चीज मैं बता रहा हूं कि टाइम वैल्यू आता है ना, तो अगर आपका एक 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, आपको अल्टीमेटली वो पिकअप हो जाएगा। तो मेरे लिए बीएफएसआई और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी दो सबसे बड़े पिक है। और डिस्क्रिशनरी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसमें 3 सेक्टर्स है, अलग अलग 3 या 4 सेक्टर्स। तो एक है ऑटो, दूसरी है रियल एस्टेट, तीसरी है कंज्यूमर ड्यूरेबल, और फोर्थ है हाई एंड रिटेल। राइट, तो ये 4 डिस्क्रिशनरी में ये फॉर्म होता है, और ये सब के लिए मेरे लिए माहौल ठीक है। और आने वाले दिन में अर्निंग्स विल बीट कंसेंसस। तो उसके कारण शायद ये जो आज महंगी लग रही है वैल्यूएशंस, वो जस्टिफाई हो सकते हैं, मगर आपको वक्त देना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को खरीद कर या स्कीम्स को खरीद कर वेट करें। तो लास्ट टाइम जो सुनील सर हमारी बात हुई थी, तो उसमें आईटी वाज अ रेड फ्लैग एट लीस्ट फॉर सम टाइम, एंड सेकंड इज फार्मा which might come into consumption side or might not come into consumption side, क्योंकि उसमें एक साइड दवाएं वाली कंपनी जो एक्सपोर्टर है, दूसरे हॉस्पिटल एंड पैथ लैब है जो डोमेस्टिक है। सो यहाँ पर अभी क्या स्टांस है आपका? तो मैं आईटी को रेड से पिंक में लाऊंगा। राइट, यानी क्यों, क्या हुआ है कि देखिए, बहुत से नेगेटिव न्यूज जो थी टैरिफ के बारे में, वो सब प्राइस में फैक्टर हो गई। सेकंड, उनकी अर्निंग्स में भी वो सेम लो सिंगल डिजिट, और उन्होंने आउटलुक भी बहुत बढ़िया नहीं बताया, मगर स्टेबिलिटी